प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में कक्षा 11 के लिए हम भारत का भौतिक पर्यावरण जो हमारी सेकंड पार्ट है उसको हम कवर कर रहे थे। और लास्ट हम चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति पर हम चर्चा कर रहे थे। प्राकृतिक वनस्पति को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और इसी का अब हम एक सब पॉइंट वन्य प्राणी वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका किस प्रकार से वहाँ पर वह प्राणी निवास करते हैं, वनों में किस प्रकार से निवास करते हैं और उनके संरक्षण के लिए क्या क्या परियोजनाएं चलाई जा रही है, उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम वन्य प्राणियों के बारे में बात करेंगे कि वन्य प्राणी किस प्रकार से अपने पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। जो हमारे वन्य प्राणी हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो एक हमारे लिए धरोहर का कार्य करते हैं। विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में से 4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती है। यानी कि विश्व स्तर पर जो इतनी भी पौधों की या प्राणियों की किस्में हैं उसमें से लगभग 4 से 5% किस्में जो हैं वो भारत में पाई जाती हैं। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने के कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र हैं। तो हमारे यहाँ पर भारत में इस प्रकार का जो जैव विविधता है, ठीक है, जीवों में जो विविधता देखने को मिलती है उसका प्रमुख कारण क्या है, हमारा जो इकोसिस्टम है, ठीक है, वो एक महत्वपूर्ण कार्य करता है और इसलिए यहाँ पर इतनी प्रकार की बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता देखने को मिलती है, जिन्हें हमने युगों से संरक्षित रखा है। समय के साथ पारिस्थितिकी तंत्रों के आवास मानव क्रियाओं को प्रभावित हुए और परिणाम स्वरूप जैव प्रजातियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। कुछ जैव प्रजातियों को लुप्त होने के कगार पर है। तो ये क्यों होता है, जो हमारी जैव प्रजातियां हैं ये क्यों समाप्त हो जाती है, इसका कारण क्या होता है कि वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर यानी कि वनों का विनाश हो जाता है, प्रदूषण बढ़ जाता है, ठीक है, शिकार बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी जैव प्रजातियाँ वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है। उन पे किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई ऐसा कोई घातक चीज़ हो जाती है जिसके कारण वह प्रजातियाँ विलुप्त होना प्रारंभ हो जाती। वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण देखिए क्या क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि वन्य प्राणियों के समाप्त होने का या विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है। औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण वनों की दोहन में तेज़ी से गति करना। देखिए, मैंने आपको बताया कि औद्योगिक विकास होता है या तकनीकी विकास होता है तो ऐसी स्थिति में वनों का दोहन होता है। और ये जो वन्य प्राणी हैं इनका जीवन, वन्य प्राणियों का आवास क्या है, ये वनारोपण का जो क्षेत्र होता है, फॉरेस्ट का जो रीजन होता है, जंगलों का जो क्षेत्र होता है, वही इनका आश्रय स्थल होता है। लेकिन हम औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए या तकनीकी विकास को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, वनों का दोहन करते हैं, समाप्त कर देते हैं, काट देते हैं, तो जंगल समाप्त हो रहे हैं। और जब जंगल समाप्त हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो वन्य प्राणी जीव होते हैं ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, या इनका आश्रय स्थल समाप्त हो रहा है, तो ये पलायन कर रहे हैं या ये और कहीं विचरण करना प्रारंभ कर देते हैं। खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए ज़मीन से वनों को साफ किया गया। यानी कि खेतीबाड़ी करने के लिए, मानव की बस्ती बसाने के लिए, सड़कों या फिर जलाशयों का निर्माण करने के लिए जो वनावरण है, जो जंगल है, उनको समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण जो वन्य प्राणी हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों पर दबाव बढ़ाया, ठीक है। पालतू पशुओं के लिए नए चरागाहों की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट किया।
तो पालतू पशुओं के लिए जो चरागाह या खेतीबाड़ी का जो क्षेत्र बनाया है उसके लिए इन्होंने वन्य जीवों का जो आवास था वो धीरे धीरे इन्होंने नष्ट कर दिया। यानी मानव ने चरागाह के लिए, अपनी मानवीय बस्ती बसाने के लिए, जलाशयों का निर्माण करने के लिए, बड़े बड़े डैम्स बनाने के लिए या अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विकास के नाम पर, तकनीकी के नाम पर, फिर हमने क्या किया, इन वनों के आवरण को समाप्त कर दिया, या यूँ कह लीजिए कि जो वन्य प्राणी हैं उनको धीरे धीरे समाप्त हमने कर दिया। रजवाड़ों या संभ्रात वर्ग के शिकार को क्रीड़ा बनाया और एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार बनाया। जैसे अभी मैंने बताया कि जो पहले के समय में शिकार हुआ करता था, उस शिकार के माध्यम से वो एक प्रकार का खेल हुआ करता था, यानी मनोरंजन का एक खेल था। लेकिन ये वन्य प्राणियों के लिए घातक था। वो शिकार हो जाते थे, मर जाते थे, ठीक है, उनको मार कर पटक दिया जाता था। लेकिन ये हमारे पर्यावरण के साथ धीरे धीरे खिलवाड़ हुआ करता था। और हम देखें कि जो शिकार प्रतिबंध हमने लगाया है ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा कि राजस्थान में आपने देखा होगा सलमान खान शिकार के लिए आए थे, तो उन्होंने जो हिरण का शिकार किया था वह उसका आज भी जो उन पर केस चल रहा है वो वर्तमान में जारी है। तो जो शिकार पर हमने प्रतिबंध लगाया है, प्रतिबंध इसीलिए लगाया है ताकि हमारे जो वन्य प्राणी जो है वो जीवित रह सके, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण का अंग है, ठीक है। हमारे पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है, तो इनका होना भी अत्यंत आवश्यक है। व्यापारिक महत्व के लिए भी अभी पशुओं को मारा जा रहा है। आप देखिए गौ हत्या, आप सुनते हैं नाम, गौ हत्या होती है। तो यदि ऐसी स्थिति चलती रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि परिस्थितियाँ अपना जवाब देगी, और उसका परिणाम हम अभी कोविड-19 की ये जो चीज़ें हैं हम इनको सहन कर रहे हैं, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र पे ही निर्भर करती है। यदि हम इनको समाप्त करते जाएंगे, इन पर हम अन्वेषण कार्य करेंगे, इन पर हम अधिक रिसर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये वापस अपना रिप्लाई जरूर देती है। जंगलों में आग लगने से भी वन और वन्य प्राणियों की प्रजातियां नष्ट हुई है। ये महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्रीय व विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने और प्राकृतिक पर्यटन, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए? तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम तो यही है कि भारत में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम हम लेकर आए। भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। पंचतंत्र और जंगल बुक इत्यादि की कहानियाँ हमारे वन्य प्राणियों के लिए प्रति प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इनका युवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसलिए आप देखें कि आप कार्टून नेटवर्क पर आप काफ़ी कार्टून्स देखते हैं, ठीक है, जंगल बुक आप देखते हैं, ठीक है, और एक धारावाहिक आता था बचपन में हम देखते थे, मोगली, है ना, मोगली के नाम से एक धारावाहिक आता था। उसमें इस बताया गया है कि किस प्रकार से एक जो बालक है वह जंगलों में निवास करता है, उसका जन्म वहीं पर होता है, और उसकी देखरेख के लिए जितने भी वन्य प्राणी हैं, बंदर है, शेर है, भालू है, चीता है, ठीक है, और अन्य छोटे छोटे जो वन्य प्राणी हैं वो उसके साथ खेलते हैं, ठीक है। उनका एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उनका एटमॉस्फेयर इस तरह से हो जाता है कि एक फ्रेंडली रूप में वो खेलते हैं। लेकिन हमने अपने विकास के नाम पर, ठीक है, तकनीकी के नाम पर और मानव बस्ती को बसाने के लिए, जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है उसको बसाने के लिए हमने जो हमारे वन्य प्राणी उनको नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे हमने वनों को विनाश करना शुरू कर दिया, तो फिर इनका जीवन जो है वो संकट में हो गया, और ऐसी स्थिति में या तो ये स्वयं मर गए या इन्हें मार दिया गया। तो ऐसी परिस्थितियाँ हमें देखने को मिली। तो इसलिए हम वन्य प्राणी अधिनियम 1972 ये पास हुआ, जो कि वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है कि किस प्रकार से हम वन्य प्राणियों का संरक्षण कर सकते हैं और उनको हम एक रक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए एक रूपरेखा बनाई गई। इस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य थे। अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना। देखिए इसके दो महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे कि सूची में जो संकटपन्न प्रजाति हैं, जिन पे संकट आ रखा है ना, जो समाप्त होने के कगार पर है, जिनकी प्रजातियां बहुत समाप्त हो चुकी हैं और वो 1, 2 या 3 प्रजातियों में ही बचे हैं, ठीक है, या बहुत कम हो गए, संख्या उनकी बहुत कम होगी, उनको हम क्या दें, सुरक्षा प्रदान करें। साथ ही साथ नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। जो हमारे नेशनल पार्क हैं,
ठीक है, पशु विहार है, इन्हें हमें संरक्षित प्रदान करना और कानून की तरफ से इन्हें सहायता प्रदान करना ताकि डेवलप हो सके, विकसित हो सके और ये वन्य प्राणियों के लिए कुछ कार्य कर सकें, उनको सेव रख सके, रक्षा उनकी कर सके। तो इसके लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। पहला, जो संकटापन्न प्रजाति है उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा प्रदान करना, और जो हमारे नेशनल पार्क, पशु विहार है, इनके लिए कुछ सहायता प्रदान करना जिसके माध्यम से ये वन्य प्राणियों की सुरक्षा कर सकें। इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतः संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया। जैसे मैंने बताया कि यदि आप वन्य प्राणियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी प्रजातियों को समाप्त करते हैं, शिकार करते हैं, तो फिर आपके लिए कठोर सजा का प्रावधान भी 1991 में संशोधित करके लगाया गया। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है। देश में 103 नेशनल पार्क और 535 वन्य प्राणी उभयवन है, यानी कि 103 तो नेशनल पार्क है और 535 वन्य प्राणी अभयवन क्षेत्र हैं जहाँ पर ये वन्य प्राणी निवास करते हैं। वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा काफ़ी बड़ा है और इसमें मानव कल्याण की असीम संभावनाएं निहित हैं। यद्यपि इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हर व्यक्ति इसका महत्व समझे और अपना योगदान दे। यूनेस्को के मानव और जीव मंडल योजना लैंड एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो यूनेस्को के द्वारा जो मानव और जीव मंडल योजना है उसके तहत भारत सरकार ने दो प्रकार के, विशेषकर जैसे वनस्पति जात जहाँ हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, ठीक है, उनकी वैरायटीज़ की बात कर रहे हैं, उनके प्रजातियों की बात करते हैं, और प्राणी जात यानी कि जो वन्य प्राणी जीव जंतु है, चाहे वो शेर हो, चीता हो, बंदर हो, भालू हो, भेड़ हो, जो भी है, ठीक है, उनको हम शामिल करते हैं। तो उनके संरक्षण के लिए क्या कार्य किए जाएँ, कौन से कदम उठाए जाएँ, तो भारत सरकार के कुछ प्रोजेक्ट हैं। जैसे पहला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर, यानी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का निर्माण किया गया। इसके तहत जो हमारे टाइगर्स हैं उनको बचाना है, उनको संरक्षण प्रदान करना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट है, 1992 में जारी किया गया। इसके माध्यम से हाथियों की जो कमी हो रही है, धीरे धीरे हाथियों की प्रजातियों में जो कमी देखी गई है, उनकी संख्या में कमी देखी गई है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया। जैसी विशेष योजनाएं इन जातियों के संरक्षण और उनके आवास को बचाव के लिए जारी है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की जनसंख्या का स्तर बनाए रखना है, यानी उनकी जो संख्या है उसका स्तर बनाए रखना है। टाइगर प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है, जिससे वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य बनाए रखे जा सके। इससे प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा, जिसका लोगों को शिक्षा और मनोरंजन के रूप में फ़ायदा होगा। शुरू में ये योजना 9 बाघ निश्चयों आरक्षित क्षेत्रों में शुरू की गई थी और ये 16,339 वर्ग किलोमीटर पर फैली थी। अब ये योजना जो है 44 करोड़ बाघ निश्चयों में चल रही है और इसका क्षेत्रफल अब बढ़कर 36,988.28 वर्ग किलोमीटर है और 17 राज्यों में व्याप्त है। देश में बाघों की संख्या 2006 में 1411 से बढ़कर 2010 में 1706 हो गई। तो देखिए टाइगर प्रोजेक्ट चलने से कितना हमें फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले तो ये कम क्षेत्रों में, कम राज्यों, बाघ परियोजनाओं में चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसको फिर भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, राज्य की सरकारों के द्वारा और NGOs के द्वारा इसे बढ़ाया गया और ये क्षेत्रफल अब बढ़ गया और बाघों की संख्या में भी निरंतर अब हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। ये इसलिए है क्योंकि इससे हमें मनोरंजन के साधन के रूप में भी हम इसे दे सकते हैं, लेकिन मनोरंजन का साधन ऐसा हो कि इन्हें किसी प्रकार की कोई हानि हमें नहीं मिले। तो ये हमें पर्यटन के क्षेत्र को भी डेवलप करने में सहयोग प्रदान करते हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था में भी सहयोग करते हैं, साथ ही साथ हमारे देश की सुंदरता को भी ये बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि जंगलों का एक अपना ही आनंद होता है, वनावरण का अपना एक आनंद होता है। यदि हम इनको काट देंगे, वनस्पति को समाप्त कर देंगे, वन्य प्राणियों को हम समाप्त कर देंगे, तो फिर हमारे पास कोई भी एक्टिविटी नहीं रह जाती कि हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकें। तो पर्यटन क्यों बढ़ता है, पर्यटन बढ़ने के कारण क्या है? पर्यटन जब भी आता है आपके देश में देखने के लिए, जब आपके पास वहाँ कुछ प्राकृतिक नेचुरल चीज़ हो। यदि हम नेचुरल चीज़ को समाप्त करते जाएंगे और हम ये चाहें कि हम मैन मेड ले आएँ, तो मैन मेड कुछ समय तक होता है, ठीक है, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचुरल सुंदरता जो होती है, प्राकृतिक सुंदरता है, उसकी बात कुछ निराली होती है।
ये योजना मुख्य रूप से बाघ केंद्रित है, परंतु फिर भी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर जोर दिया जाता है। बाघों की संख्या का स्तर भी तभी ऊंचा रह सकता है जब हम क्या करें कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों और उसकी भोजन की कड़ी को बनाए रखे जाए। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और परियोजना जैसे मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना और हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना भी चलाई जा रही है। ये अलग अलग परियोजना अलग अलग क्षेत्रों में संचालित है। अब हम बात करते हैं जीवमंडल निश्चय। जीवमंडल निश्चय यानी हम आरक्षित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को ने मानव और जीवमंडल प्रोग्राम, जिसको अभी हमने पढ़ा था, के अंतर्गत मान्यता प्राप्त दे रखी है। भारत में 18 जीवमंडल निश्चय परियोजना है, जिनमें से 10 जीवमंडल निश्चय यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निश्चय विश्व नेटवर्क को मान्यता प्राप्त है। देखिए, जीवमंडल निश्चय क्या होता है? इसमें दो तरह की, पहले तो एक एक्टिविटी है संरक्षण, यानी कि जीव विविधता और पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षण प्रदान करना है। विकास करना है किस चीज़ का? पर्यावरण और विकास का मेल जोल हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्यवस्था किस चीज़ की है? अनुसंधान और देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होना चाहिए। तो ये सब क्या कहलाता है? जीवमंडल निश्चय कहलाता है, जिसमें हम संरक्षण भी कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं और व्यवस्था भी बनी हुई है। जैसे नंबर 1 है नीलगिरी जीवमंडल निश्चय। अब 1 बाय 1 हम, नंबर 1 है नीलगिरी जीवमंडल निश्चय। ये नीलगिरी वाला जो रीजन है वहाँ भी हमारा एक जीवमंडल निश्चय बनाया हुआ है। आप भारत के मैप में देखेंगे तो भारत के मैप में आपको जानकारी मिल जाएगी। जो हमारे 18 जीवमंडल निश्चय है उसकी एक लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और भारत का पहला जीवमंडल निश्चय है। इस निश्चय में वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर और मधुमलाई, नीलुम्बर का सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिंधुवानी पहाड़ियाँ शामिल है। इस जीवमंडल निश्चय का कुल क्षेत्रफल 5520 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आप भारत के मैप में एक बार गौर करेंगे तो आपको सबसे दक्षिण में यहाँ नीलगिरी आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे मन्नार की खाड़ी है, अगस्त मलाई है, अगस्त्य मलाई है, नीलगिरी है, ऐसे ही आपको सिमलीपाल है, ठीक है, अमरकंटक है, पंचमढ़ी है, इसके अलावा सुंदरवन है। ये सभी क्या है? हमारे जीवमंडल निश्चय, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ये बनाए हमने इसलिए हैं ताकि हम इनको संरक्षित कर सकें। और आप पीछे आप लिस्ट देखेंगे तो आपको वहाँ पर 18 जो हमारा जीवमंडल निश्चय है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। नीलगिरी जीवमंडल निश्चय में विभिन्न प्रकार के आवास और मानव क्रिया द्वारा कम प्रभावित प्राकृतिक वनस्पति और सूखी झाड़ियाँ हैं, जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन, सदाबहार सोलाश, घास के मैदान और दलदल शामिल है। ये एक प्रकार से पूरा प्राकृतिक वातावरण है जो वन्य प्राणियों को उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही साथ जो वनस्पति होती है वो भी वृद्धि करती है, तो एक सुंदर दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत होता है। यहाँ पर 2 संकटापन्न प्राणी प्रजातियाँ नीलगिरी ताहार और शेर जैसी दूम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। नीलगिरी निश्चय में हाथी, बाघ, गोर, सांबर, चीतल जानवरों की दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा संख्या है तथा कुछ संकटापन्न और क्षेत्रीय विशेष पौधे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजातियों के आवास भी स्थित हैं जो पर्यावरण का सामंजस्य करके रहने में विख्यात है। इस जीवमंडल की जो स्थलाकृति है वो बड़खाबड़ है और समुद्र की ऊंचाई से 250 मीटर से 2650 मीटर तक है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इस निश्चय में मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम देखें कि जो जंगल का क्षेत्र है या ये बायोस्फीयर बनाए हुए हैं, ये एक पूरा प्राकृतिक स्वरूप है जहाँ पर वनस्पति भी है, जीव जंतु भी शामिल हैं और जो जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं, जैसे आप नाम सुनते हैं भील जनजाति का नाम, है ना? आप भील जनजाति का नाम सुने तो ये ऑलमोस्ट राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में निवासित जनजाति है और ये जंगलों में ही निवास करती है क्योंकि इनका जो रहने का तरीका है, खान पान का तरीका है, जीवन यापन का तरीका है, ये वनस्पति के साथ, जंगलों के साथ ही इनका
निर्भर ये करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि ये इनके साथी के रूप में कार्य करते हैं। अब जंगलों में वनस्पति भी होती हैं, जीव जंतु भी होते हैं, और ये स्वयं भील जनजाति भी। तो ये लोग उसी वातावरण में रहना पसंद करते हैं। इन्हें आधुनिकता का जो पहनावा है, आधुनिकता का जो मुखौटा है, वो धीरे धीरे ये नहीं अपना रहे। हालांकि वर्तमान समय में इनमें काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक जंगलों में ही निवास करते हैं। उसके बाद हम बात करें नंदा देवी जीवमंडल निश्चय। तो नंदा देवी जो रीजन है ये उत्तराखंड में है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, ये उत्तराखंड में स्थित है। उसके अलावा जिसमें चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों को शामिल किया जाता है। अब जो नंदा देवी जीवमंडल बायो रिजर्व है, यहाँ उत्तराखंड में स्थित है, और यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के ज़िले हैं उनको शामिल किया जाता है। अब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। मैंने बताया था आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश का ही जो रीजन है, ये शीतोष्ण कटिबंध प्रकार के वन यहाँ मिलते हैं, या पर्वतीय वन की श्रृंखला यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के वन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस जीवमंडल में आपको हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग और अन्य कई प्रकार के जीव जंतु, वन्य प्राणी आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ के एक मनोरम दृश्य को बनाते हैं, तैयार करते हैं। और ये आपको एक लिस्ट यहाँ मिलेगी। ये 18 जीवमंडल निश्चय है, बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आप इन्हें भारत के मैप में भी आप इन्हें डिनोट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट जैसे नीलगिरी है, नंदा देवी है, नौकरेक है, सुंदरवन का डेल्टा, मन्नार की खाड़ी, सिमलीपाल, पंचमटी, ठीक है। उसके अलावा पन्ना, ये कुछ महत्वपूर्ण बायर रिजर्व है। आगे की बात करें तो यहाँ पारिस्थितिक तंत्रों का मुख्य खतरा संकटापन्न पौध जो प्रजातियाँ हैं उनको दवा के लिए इकट्ठा करना है। दवा नल और पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार से है। सुंदरवन जीवमंडल निश्चय। अब सुंदरवन का जो क्षेत्र है हमारा, जो सुंदरवन का डेल्टा जिसको कहते हैं, उसकी हम बात करते हैं। ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली भाग पर स्थित है। ये एक विशाल क्षेत्र है जो 9,630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर मैंग्रोव वन, अनूप और वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। सुंदरवन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। एक ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि इस क्षेत्र में लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वृक्षों की उलझी हुई विशाल जड़ें समूह मछली के श्रिम्प तक के आश्रय प्रदान करती है। इन मैंग्रोव वनों में 170 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। स्वयं को लवणीय और ताज़ा जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं, और चीतल, भौंकने वाले मृग, जंगली सुअर और यहाँ तक कि लंगूरों जैसे दुर्लभ शिकार भी कर लेते हैं। सुंदरवन के मैंग्रोव वनों में हेरिशिएरा फ्रॉमीज बेशकीमती इमारती लकड़ी भी पाई जाती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है सुंदरवन का डेल्टा, बहुत बहुत बड़ा ये डेल्टा है, जहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है वो यहाँ पर मिलता है, डेल्टा का निर्माण करता है। और यहाँ पे असंख्यक रूप में यहाँ पर वनस्पति देखने को मिलती है, ठीक है, वन्य प्राणी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो एक मनोरम दृश्य यहाँ बनता है। और यूँ कह लीजिए कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों का जो यहाँ समन्वय है, कॉम्बिनेशन है, वो देखने को मिलता है, जो कि एक प्राकृतिक स्वरूप प्रदान करता है। और एक अंतिम हम बात कर रहे हैं मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल निश्चय क्षेत्र। ये मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु के सबसे लास्ट वाले कॉर्नर पार्ट में। और आप एक मैप पर ये सभी के सभी जो जीवमंडल है, 18 जीवमंडल, जो आपको आपकी बुक में जो मैप दिया हुआ है उसमें भी आपको ये दिया हुआ है, तो आप इसको बना लें ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सा जीवमंडल कौन कौन से राज्य में स्थित है। और सामने आपको राज्य भी लिखे हुए हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि किन्हीं 5 जीवमंडलों के नाम लिखिए विथ स्टेट, यानी आपको स्टेट का नाम भी लिखना है। जैसे आपसे पूछे नंदा देवी तो उत्तराखंड आपको लिखना है, आपसे पन्ना पूछे तो मध्य प्रदेश, सुंदरवन पूछे तो पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल निश्चय लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। ये सबसे बड़ा यूँ कह लीजिए, और भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। समुद्री जीव विविधता के मामले में इस क्षेत्र में विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। इस जीवमंडल निश्चय में 21 द्वीप है और इन पर अनेक ज्वारनद मुख, पुलीन, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घासें, प्रवाल द्वीप, लवणीय, अनूप और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं।
यहाँ लगभग 3600 पौधे और जीवों की संकटावन प्रजाति पाई जाती हैं, जैसे समुद्री गाय। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्रीय विशेष के 6 मैंग्रोव प्रजातियों का संकटापन है। तो जितने भी संकटापन प्रजाति हों, चाहे वो वनस्पति में हो या प्राणी जात में हो, ये जो हमारे बायो रिजर्व है ये दोनों का ही संरक्षण प्रदान करते हैं, चाहे वह वन्य प्राणी के रूप में हो चाहे वो वनस्पति प्राणी के रूप में हो। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में हमने मुख्य रूप से वनस्पति के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया। 5 प्रकार की हमने वनस्पतियों को देखा पूरे भारत के मैप की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से हमने अलग अलग प्रकार की 5 वनस्पतियों को देखा, वनस्पतियों के प्रकारों को पढ़ा, कौन सी वनस्पति का प्रकार कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, उसका हमने अध्ययन किया। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम भारत में जो वन का आवरण है वो कम होता जा रहा है, किस तरह से हम उसको बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम उसे संरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि वन का आवरण अधिक होगा तो निश्चित है कि जो वन्य प्राणी होगा उनका भी क्षेत्रफल बढ़ेगा, उनकी भी संख्या बढ़ेगी। तो उसके बारे में हमने पढ़ा। वनों का संरक्षण किस प्रकार का हो ये हमने देखा। और आज की सेशन में हमने वाइल्ड लाइफ की बात की, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स की हमने बात की कि किस प्रकार से हमारे जो वन्य प्राणियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है, वनस्पति जात की जनसंख्या, प्राणी जात की जनसंख्या जिस प्रकार से घटती जा रही है, तो उसको हम किस तरह से बनाए रख सकते हैं। संरक्षण की कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम अधिनियम लाकर हमारे जो टाइगर प्रोजेक्ट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट है, उनको बनाए सकते हैं। और बायो रिजर्व के द्वारा हम किस प्रकार से उन्हें संरक्षित रख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने इन सभी बातों को पर गौर किया और देखा हमें किस प्रकार से संकटावन प्रजातियों को बचाना है ताकि हमारा पर्यावरण, हमारा पारिस्थितिक तंत्र, साथ ही साथ हमारी जो खाद्य श्रृंखला है वो निरंतर चलती रहे। इस पर हमने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मृदा की, सॉइल की हम चर्चा करेंगे, भारतीय मृदा की हम बात करेंगे कि भारतीय मृदा कितने प्रकार की है, कौन कौन सी मृदा कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में पाई जाती है और इसका फिर एग्रीकल्चर में किस प्रकार से योगदान होता है। ठीक है, मृदा को पढ़ने के साथ साथ हमें मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन जो होता है उसकी भी हमें चर्चा करनी है। मृदा का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।